नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आदमपुर विधानसभा सीट की, यहाँ के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की। आपको बता दें कि आदमपुर विधानसभा सीट जो है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और हिसार से इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पे पल्ला भारी नजर आता है। बीजेपी के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने जिस तरह से जीत दर्ज की है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं डेंट तो पहुंचा ही सकता है। तो चलिए आदमपुर विधानसभा सीट के इतिहास की बात करते हैं, यहाँ के समीकरण की बात करते हैं, यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करेंगे, साथ ही यहाँ पे कौन कब जीता उस इतिहास को भी देखेंगे। शुरू करते हैं। आदमपुर विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि कुल मतदाता जो है 1,78,992 है। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी वोटर्स की, तो आपको बता दें कि एससी वोटर्स जो 38,035 यानी 21% एससी वोटर्स हैं, जो अपने आप में काफी मायने रखते हैं, बहुत बड़ी संख्या है ये। वहीं एसटी वोटर शून्य है। अगर ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात करें, अगर इन दो में हम वोटर्स को बांटे, तो देखिए ग्रामीण वोटर्स जो है 1,59,034 यानी 88.85% है। वहीं शहरी वोटर्स मात्र 19,957 यानी 11.15% है। तो यहाँ किसान से जुड़े मुद्दे, हाल ही में जिस तरह से एमएसपी को लेकर नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, उसका असर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। खेती किसानी से जुड़े हम मुद्दे बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो एमएसपी वाला दाव चला है अभी हाल ही में, क्या उसका असर यहाँ पर पड़ेगा। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनावों की बात करें कि जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय यहाँ पे कुल मतदान जो हुआ था वो 75.72% था, जो कि आंकड़ा काफी अच्छा था। लगभग बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ वोटिंग में भाग लिया था। और इस बार देखना होगा कि आंकड़े कहां तक पहुंचते हैं। अगर हम आदमपुर विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें कि कब किस साल में किसको कितना वोट शेयर रहा, कौन सी पार्टी आगे रही, कौन सी पीछे रही, तो आप देखिए कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 40.06% था, बीजेपी का शून्य, जेएनजेपी का शून्य, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 45.77%, इंडियन नेशनल लोकदल का 8.23%। अगर इन आंकड़ों को देखें तो हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी जो है वो काफी आगे थी, 5% उनका ज्यादा था कांग्रेस से। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को देखने को मिला। 40 से कांग्रेस जो है 8.48% पे आ गई। वहीं बीजेपी को थोड़ा सा फायदा हुआ, 6.91% पे आई। हरियाणा जनहित कांग्रेस 47.1% पे आई। इंडियन नेशनल लोकदल जो है 32.79% पे आई। तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला 2014 के विधानसभा चुनाव में। वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस जो है वो आगे आई। इंडियन नेशनल लोकदल का भी फायदा हुआ। बीजेपी ने अपनी नींव खड़ी करनी यहाँ पे शुरू कर दी थी। 2019 का विधानसभा चुनाव आता है, कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है, फिर से एक बार फिर कांग्रेस वापसी करती है, 51.7% उनका वोट शेयर आता है। बीजेपी 27.81 पे पहुंच पाती है, जेएनजेपी जो है 12.5 पर, बाकी सभी शून्य पर रहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें लोकसभा चुनावों के इतिहास की, तो देखिए जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय पे 26.52% कांग्रेस का था, बीजेपी का शून्य था। हरियाणा जनहित कांग्रेस का 41.99% था, वो इंडियन नेशनल लोकदल का 20.39%, बसपा का 5.45%। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ। देखिए 2014 में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस को नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी हालांकि शून्य पे रही। वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस जो है 49.54% पे पहुंची, इंडियन नेशनल लोकदल 36.05 पर आई। 2019 के 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, तो कांग्रेस ने फिर से वापसी की, 29% पे पहुंची हुई। बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ, 47.7% पे पहुंची, जेएनजेपी 16.2% पहुंची। तो पिछले 3 चुनाव हो गए, चाहे हम लोकसभा की बात करें चाहे हम विधानसभा की बात करें, तो देखिए लोकसभा में भी जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 3 चुनावों में शून्य से सीधा 27% की बढ़त लगाई है, तो वही विधानसभा चुनाव में भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जो है शून्य पे रही थी और 27% तक पहुंची हुई। विधानसभा चुनाव में 27% पहुंची हुई, लोकसभा चुनाव में 47% तक का उनका वोट शेयर पहुंचा। तो बीजेपी का इस बार जो है इस सीट पर खास तौर पर कह सकते हैं कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उनका हाई रहेगा। और जो अभी मुख्यमंत्री ने सीएम सैनी ने जो अभी चाल चली है, वो भी बड़ा मायने रखेगी। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें, तो आप देखेंगे कि पिछले 6 बड़े चुनावों में यहाँ पे बीजेपी सिर्फ एक बार आगे रही है, हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी 4 बार आगे रही है, कांग्रेस एक बार आगे रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस लगभग लगभग समझिए कि बराबर की स्थिति में है। और जो क्षेत्रीय पार्टी है एचजीसीबीएल यानी हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी, वो काफी आगे है, 4 बार जीत चुकी है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लगातार जिस तरह से अभी कांग्रेस ने यहाँ से लोकसभा क्षेत्र जीता है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, तमाम नेता जो है लगातार दौरे कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी ने एक बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है एमएसपी के नाम पर। नायब सिंह सैनी ने जिस तरह सभी फसलों पर एमएसपी देने की बात कर दी है, किसानों को कर्ज माफ करने की बात कर दी है, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसका भी असर देखने को मिल सकता है। अगर हम आदमपुर विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें कि यहाँ पे कब कौन जीता था, किस साल कौन जीता था, तो आप देखेंगे कि
जब पहला चुनाव हुआ, जब हरियाणा बना उसके बाद जब 1967 का पहला चुनाव हुआ था, एस सिंह जीते थे, कांग्रेस पार्टी के 16,955 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी आर सिंह को जो है 16,704 वोट मिले। जीत का अंतर सिर्फ 251 का रहा था, यानी कि कोई बहुत बड़ा जीत का अंतर नहीं रहा था। जब लेकिन 1968 के चुनाव आए, एक साल बाद सरकार गिर चुकी थी हरियाणा में कांग्रेस की, और जब 1968 के चुनाव आए तो कांग्रेस के भजन लाल ने जीत दर्ज की। वहीं लोग निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, मात्र 13,689 वोट मिले। वहीं भजनलाल को जो 42,824 वोट मिले। जीत का अंतर 29,145 का रहा। 1972 के चुनाव में भी फिर से कांग्रेस के भजनलाल ने जीत दर्ज की, 29,192 वोट मिले। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के योगराज सिंह को 16,932 वोट मिले, 12,260 का अंतर रहा था। 1977 के चुनाव में भजनलाल ने एक बार फिर जीत दर्ज की, लेकिन पार्टी कांग्रेस नहीं थी। देखिए अब यहाँ पे कांग्रेस ने लगातार 3 चुनाव जीते थे इस सीट पे, और यहाँ पे भजनलाल ने भी 3 चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार भजनलाल जेपीएन की तरफ से लड़े थे। 37,931 वोट मिले। वहीं बख्शीश सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें 25,537 वोट ही मिले। 12,394 जीत का अंतर रहा था। 1982 में एक बार फिर से भजनलाल जीतते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतते हैं। 31,767 वोट मिलते हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के बालकृष्ण को 30,924 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर मात्र 843 का रहता है। 1987 में जसमा देवी फिर से जीतती है, कांग्रेस की प्रत्याशी, 35,825 वोट मिलते हैं। वहीं इंडिपेंडेंट निर्दलीय प्रत्याशी को मलिक चंद को 18,369 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 17,456 का रहता है। 1991 में एक बार फिर से भजनलाल की वापसी होती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर से खड़े होते हैं भजनलाल, एक बार फिर जीत दर्ज करते हैं। 25,885 वोट से उनको मिलते हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी कमला वर्मा को 20,699 वोट मिलते हैं। 5,186 वोटों का अंतर रहता है। 1996 के चुनाव में फिर भजनलाल की वापसी होती है, भजनलाल एक बार फिर चुनाव जीतते हैं। 54,144 वोट मिलते हैं। इस बार भी वो कांग्रेस की तरफ से लड़े। वही हरियाणा विकास पार्टी के सुरेंद्र सिंह को 34,133 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर मात्र 20,007 का रहता है। 2000 के चुनाव में भजनलाल फिर से चुनाव लड़ते हैं, फिर से जीत दर्ज करते हैं। कांग्रेस का झंडा एक बार फिर से बुलंद कर देते हैं। 63,174 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गणेशी लाल को 17,117 वोट मिलते हैं। 46,000 वोटों से के अंतर से वो जीत जाते हैं। 2005 के चुनाव में एक बार फिर भजनलाल चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी 86,963 वोट मिलते हैं। वो इंडियन नेशनल लोकदल के राजेश गोदारा को 15,882 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 71,081 का रहता है। 2009 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी से 48,224 वोट मिलते हैं। वहीं जयप्रकाश के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को मात्र 42,209, 6,015 का अंतर रहता है। 2014 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जो है फिर से चुनाव लड़ते हैं हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी से। 56,757 वोट मिलते हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के कुलबीर सिंह को 39,508, 17,249 का अंतर रहता है। कुलदीप बिश्नोई तीसरी बार फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर से जीत दर्ज करते हैं, लेकिन इस बार पार्टी का नाम अलग होता है, अलग बैनर तले होते हैं। वो कांग्रेस पार्टी से जीत दर्ज करते हैं, और कांग्रेस की यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि हम 10 साल के बाद फिर से वापसी करवा देते हैं कुलदीप बिश्नोई। 63,693 वोट मिलते हैं। सोनाली फोगाट जो बीजेपी की एक बड़ा नाम था, सोनाली फोगाट बीजेपी के प्रत्याशी थी, 34,282 वोट मिलते हैं। 29,471 वोटों से सोनाली फोगाट हार जाती है। अब 2024 का चुनाव है। 2024 में क्या फिर से बीजेपी सोनाली फोगाट को मैदान में उतारेगी, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। कुलदीप बिश्नोई क्या इस बार कांग्रेस क्या कुलदीप बिश्नोई पे भरोसा करेगी? तो यहाँ पे आप देखिए कि पूरे इतिहास में अगर हम देखें तो एक नाम सबसे ज्यादा छाया रहा, भजनलाल। लगातार चुनाव भी जीते, लगातार कांग्रेस को भी जिताया। एक बार वो कांग्रेस से अलग होकर भी लड़े, उसमें भी उन्होंने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरह के यहाँ पे जनता का भरोसा कांग्रेस पे शुरू से ही रहा है, अन्य किसी पार्टी पे इतना नहीं रहा। कांग्रेस पे भरोसा रहा है, और इस बार भी चेहरे को देखिए कि पिछले 3 चुनाव में अगर हम देखें तो चेहरे के नाम पर अगर वोट ही दिया होगा तो कुलदीप बिश्नोई ने जीत दर्ज की थी। और इस बार क्या कुलदीप बिश्नोई ही कांग्रेस का यहाँ से चेहरा होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी इस बार सोनाली फोगाट को मौका देगी? क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में पहलवानों का जो आंदोलन चला था, क्या उसका असर भी यहाँ देखने को मिल सकता है? तो ये था आदमपुर विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें। और अगर आपके पास भी अगर कोई जानकारी है, कोई तथ्य है, कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और नीचे जो मेल आईडी आ रही है उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।